लास्ट के क्लास में हमने एडाप्टेशन बताया था प्लांट और एनिमल का। आज हम लोग शुरू करते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का डिफिनेशन अलग अलग चैप्टर में अलग अलग है, अलग अलग जगहों पे पॉपुलेशन का डिफिनेशन अलग अलग होता है। डेमोक्रेसी में, जिसको हम लोग जनतंत्र या प्रजातंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन का क्या डिफिनेशन है? ग्रुप ऑफ ह्यूमन living in a particular area like village, town, city, district, state, even in country. Group of human living in a particular area like village, town, city, district, state, even in country. ये तो डेमोक्रेसी में कि कितने लोग रहते हैं विलेज में, टाउन में, सिटी में, जिला में, स्टेट में, देश में, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। ये डेमोक्रेसी में डिफिनेशन। जेनेटिक्स में डिफिनेशन क्या है? तो हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ ह्यूमन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज which can freely interbreed and produces fertile offspring. पॉपुलेशन क्या है? तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज which can freely interbreed and produces fertile offspring. फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप है इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज का जो ब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। और इकोलॉजी में पॉपुलेशन का क्या डिफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया एंड बिहेव एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। Group of individual of same species living in a particular area and behave as functional unit of ecosystem. ग्रुप है इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज का जो एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं और वो बिहेव करता है फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम के जैसा, उसी को पॉपुलेशन कहते हैं। कि एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल का ग्रुप है जो एक पार्टिकुलर एरिया में रहता है और फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम बनाता है। ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चरल यूनिट है और पॉपुलेशन क्या है? फंक्शनल यूनिट। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम बनाता है, उसी को पॉपुलेशन कहते हैं। आज हम लोग इकोलॉजी वाले डिफिनेशन की ही बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया एंड बिहेव एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। एक दो डिफिनेशन पहले देखते हैं। एक होता है लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन, इसी को लोग बोलते हैं डीम बोलते हैं। लोकल पॉपुलेशन क्या है? इट इज पॉपुलेशन ऑफ ए स्मॉल एरिया। एक छोटे से एरिया का जो पॉपुलेशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ऑफ ए स्मॉल एरिया, उसी को लोकल। या हम लोग दूसरा डिफिनेशन देते हैं, ए सिंगल सेट ऑफ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज। वो स्पीसीज जिसका काफी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका एक सिंगल पॉपुलेशन सेट ही लोकल पॉपुलेशन। वो स्पीसीज जिसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका एक सिंगल पॉपुलेशन सेट क्या है? लोकल पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन बहुत सारे जगह पे मिलते हैं, तो ह्यूमन का एक विलेज जो है वो क्या है? लोकल पॉपुलेशन। हनी बी बहुत सारे जगह होते हैं, लेकिन एक हनी हाइव क्या है? लोकल पॉपुलेशन, एक छोटे से एरिया का पॉपुलेशन। या हम लोग कहते हैं वो स्पीसीज जिसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक सिंगल सेट ही क्या है? लोकल पॉपुलेशन। एक है मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन क्या है? तो हम लोग कहते हैं इट इज ग्रुप ऑफ मेनी लोकल पॉपुलेशन which are interconnected by migratory individual. ग्रुप ऑफ लोकल पॉपुलेशन है। सपोज करते हैं ये तीन विलेज, ये ए है, ये बी है और ये सी, तीन विलेज। तो हम लोग कहेंगे ये तीन क्या है? लोकल पॉपुलेशन। छोटे से एरिया का पॉपुलेशन है तो लोकल पॉपुलेशन। अगर विलेज ए से लोग बी में जा रहे हैं, बी से सी में जा रहे हैं, ए से बी में जा रहे हैं, सब आपस में आ जा रहे हैं, तो इस तीनों को मिला के क्या कहेंगे? मेटा पॉपुलेशन।
कि ग्रुप है लोकल पॉपुलेशन का जो इंटरकनेक्टेड है माइग्रेटरी इंडिविजुअल। मेटा पॉपुलेशन होने के लिए फ्रीक्वेंट माइग्रेशन का होना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करते हैं इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ और ये सी विलेज जो है पाकिस्तान में चला गया, तो अब मेटा पॉपुलेशन में सिर्फ ए और बी आएगा, सी नहीं आएगा, क्योंकि सी में फ्रीक्वेंट माइग्रेशन नहीं। अब किसी को सी विलेज जाना है, इसके लिए उनको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, फिर वो वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, अप्रूव हुआ तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। फ्रीक्वेंट माइग्रेशन नहीं है, हर बंदा बजरंगी भाईजान थोड़े हो सकता है कि तार के नीचे से चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंट माइग्रेशन होना जरूरी है, तो यहां नहीं होगा। तो अब मेटा पॉपुलेशन में सिर्फ ए और बी विलेज आएगा। तो हमने आपको बताया लोकल पॉपुलेशन और मेटा पॉपुलेशन। एक होता है बायोटाइप पॉपुलेशन। बायोटाइप पॉपुलेशन, बायोटाइप पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज हैविंग आइडेंटिकल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज हैविंग आइडेंटिकल जीनोटाइप, या पॉपुलेशन ऑफ आइडेंटिकल जीनोटाइप ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन ऑफ आइडेंटिकल जीनोटाइप ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा पॉपुलेशन जिसमें सारे इंडिविजुअल का, उस पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल का जीनोटाइप सेम, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बायोटाइप पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल जीनोटाइप, सबका जीनोटाइप सेम होना चाहिए भाई। आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि सबका जीनोटाइप सेम? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे बैक्टीरिया का पॉपुलेशन पेट्री डिश में, एक बैक्टीरिया होगा, बाइनरी फिजन करके 2 में डिवाइड होगा, फिर आगे 4 में डिवाइड होगा, इस तरह से जो पॉपुलेशन बनेगा वो सब बायोटाइप होगा, क्योंकि बाइनरी फिजन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्लोन का फॉर्मेशन होता है, जीनोटाइप सेम होते हैं, तो हम लोग कहेंगे वो बायोटाइप। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कोई पॉपुलेशन बनाया गया, जैसे रोज के स्टेम को काट करके जमीन पे लगा करके एक पॉपुलेशन तैयार किया गया, तो वो जो होगा ना वो भी होगा बायोटाइप होगा। माइक्रो प्रोपगेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर, अगर उससे जो कोई पॉपुलेशन बनता है तो सबका जीनोटाइप सेम होगा और उसको हम लोग क्या कहेंगे? बायोटाइप पॉपुलेशन। एक होते हैं इकोटाइप पॉपुलेशन। इकोटाइप पॉपुलेशन, इकोटाइप पॉपुलेशन क्या है? तो हम लोग कहते हैं a local population adapted genetically, morphologically and physiologically to a particular environment. A local population adapted genetically, morphologically and physiologically to a particular environment. एक लोकल पॉपुलेशन हर तरह से एडाप्टेड है, जेनेटिकली भी, मॉर्फोलॉजिकली भी, फिजियोलॉजिकली भी। एक लोकल पॉपुलेशन जो हर तरह से एडाप्टेड है उस एरिया से, पार्टिकुलर एरिया से, तो उसको क्या कहेंगे? इकोटाइप पॉपुलेशन है कि लोकल पॉपुलेशन एडाप्टेड जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली टू ए पार्टिकुलर एनवायरमेंट, वहां के एनवायरमेंट से हर तरह से सुटेबल है, तो इकोटाइप। एक होता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है? तो हम लोग कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन और पॉपुलेशन, ह्यूमन के पॉपुलेशन का या किसी के पॉपुलेशन का साइंटिफिक स्टडी, ह्यूमन के पॉपुलेशन का या किसी और के पॉपुलेशन के साइंटिफिक स्टडी को ही हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं। और एक होता है सेंसस। सेंसस क्या है? तो साइंटिफिक काउंटिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, साइंटिफिक काउंटिंग जो है ह्यूमन पॉपुलेशन का, तो उसी को सेंसस बोलते हैं। हमने क्या बोला? साइंटिफिक काउंटिंग ह्यूमन के पॉपुलेशन का या किसी के पॉपुलेशन का साइंटिफिक काउंटिंग को सेंसस बोलते हैं।
साइंटिफिक स्टडी को डेमोग्राफी, काउंटिंग को सेंसस। इसको साइंटिफिक काउंटिंग क्यों कहते हैं? सिर्फ हम लोग ये नहीं गिनते कितने आदमी थे, गिनते क्या है? कितने मेल थे, कितने फीमेल, कितने का एज 18 ईयर से कम है, कितने का एज 60 ईयर से ज्यादा है, कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग इलिटरेट हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, घर में कितना टू व्हीलर है, कितना फोर व्हीलर है, कितने फोर फुटेड एनिमल है, पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। आपने सेंसस वाला फॉर्म अगर देखा होगा, रेड कलर के इतने बड़े से फॉर्म आते हैं, उसमें बहुत सारे डिटेल लिखने होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं ये साइंटिफिक स्टडी, बहुत कुछ जानना पड़ता है। हालांकि सरकार ने इस साल एनपीआर लागू किए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, तो एनपीआर रजिस्टर्ड होने से, एनपीआर लगने की वजह से कुछ और भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा। ये सेंसस ना हर एक 10 साल पे होता है। और 15 सेंसस, 15वीं जनगणना, सेंसस को हिंदी में बोलते हैं जनगणना, 15 सेंसस डिक्लेयर्ड हुआ था 1 मार्च 2011 को, और 16 सेंसस डिक्लेयर्ड होगा नेक्स्ट ईयर 1 मार्च 2021 को। 1 मार्च 2021 को 16 सेंसस डिक्लेयर्ड होगा। तो आज जो भी हम लोग 2-4 डाटा की बात करेंगे वो 15 सेंसस यानी 1 मार्च 2011 वाले सेंसस की बात करेंगे। 1 मार्च 2011 को जो डिक्लेयर्ड हुआ था वो 15 सेंसस था, 15वीं जनगणना, उसी के डाटा की बात करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, या उसी को पॉपुलेशन एट्रीब्यूट कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन या उसी को पॉपुलेशन एट्रीब्यूट कहते हैं। और हम लोग सबसे फर्स्ट उसमें देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन में सबसे फर्स्ट है इसको मैंने डी से लिखा, आपके एनसीईआरटी बुक ने ना एन से लिखा है, मैं बताऊंगा कुछ रीजन है इसलिए हमने डी से लिखा। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम। पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल रहते हैं किसी भी टाइम पे, तो उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। यानी D इक्वल टू N बाय S, D इक्वल टू N बाय S, where D is population density, N is population size और S is area। D population density है, N क्या है? population size है, और S क्या है? area। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, यही क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज अबाउट कितना है? 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ह्यूमन का पॉपुलेशन डेंसिटी अपने इंडिया में कितना है? 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर लेंथ और 1 किलोमीटर विड्थ में अपने इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं? 382 पर्सन। मैं तो बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, 2004 के अगस्त से ही पढ़ा रहा हूँ, तो 2004 से लेकर के 12 तक हम लोग पढ़ाए थे वो 2001 वाला सेंसस। तो उस समय में 2001 वाले सेंसस में 323 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, और 10 सालों में देखिए बढ़ करके कितना हो गया है? 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ये ह्यूमन का पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया में। अब देखेंगे कि 16 सेंसस जो 1 मार्च 2021 को आएगा, तो मुझे लगता है कि 450 से तो ज्यादा हो ही जाना चाहिए। लोग पूछते हैं थिकली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? थिकली पॉपुलेटेड स्टेट बोलने का मतलब होता है मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है? तो सबसे ज्यादा ना दिल्ली का है। थिकली पॉपुलेटेड स्टेट अगर पूछा जाए तो दिल्ली, लेकिन लोग बोलते हैं दिल्ली तो स्टेट है ही नहीं, तो दिल्ली स्टेट नहीं है तो फिर बिहार, और ये भी नहीं मिले तो वेस्ट बंगाल। ये प्रायोरिटी बेसिस से आंसर। दिल्ली में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लगभग में जो लोग रहते हैं
11,400 के लगभग में, 1 किलोमीटर लेंथ और 1 किलोमीटर विड्थ में 11,400 पर्सन रहते हैं। बिहार में तो बहुत कम रहते हैं, 1104 पर्सन रहते हैं। दिल्ली यूटी में आता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि दिल्ली अगर नहीं हो ऑप्शन में तो बिहार। और वेस्ट बंगाल में 987 पर्सन रहते हैं। ये डाटा सब आपको याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है, दिल्ली का, बिहार का और फिर वेस्ट बंगाल का। ये प्रायोरिटी बेसिस है। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी या उसी को बोलते हैं थिनली पॉपुलेटेड स्टेट। थिनली पॉपुलेटेड स्टेट या मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश का। और वहां कितने लोग रहते हैं, बहुत कम रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, 17 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर लेंथ और 1 किलोमीटर विड्थ में सिर्फ 17 पर्सन रहते हैं। ये थिनली पॉपुलेटेड स्टेट। अब कुछ हम लोग बात करते हैं, वो एनसीईआरटी का ही लाइन सब मैं डिस्कस करूंगा। पॉपुलेशन साइज इज मोर टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। एन को ज्यादा अच्छा क्या बोलना चाहिए, डी। पॉपुलेशन साइज इज मोर टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। एन को ज्यादा अच्छा डी बोलना चाहिए। बट समटाइम्स इट इज आइदर मीनिंगलेस और डिफिकल्ट टू मेजर। लेकिन कभी कभी ये चीज या तो मीनिंगलेस हो जाता है या तो डिफिकल्टी से मेजर किया जाता है। आइदर इट इज मीनिंगलेस और डिफिकल्ट से मेजर होता है। सपोज कीजिए, सपोज इन एन एरिया देयर आर 200 पार्थेनियम ग्रासेज। उसी को हम लोग कांग्रेस ग्रास कहते हैं। आप लोग देखे होंगे अगर पार्थेनियम को, एक वीड है, फालतू प्लांट है। इसको लोग कांग्रेस ग्रास और कैरेट ग्रास बोलते हैं। क्यों कहते हैं, कांग्रेस के शासन काल में आया था इसलिए उसको कांग्रेस ग्रास कहते हैं। इसका लीफ थोड़ा थोड़ा कैरेट के लीफ से मिलते जुलते रहता है, इसलिए लोग इसको कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास कहते हैं। इतना छोटा सा प्लांट होता है, एलर्जिक रिएक्शन करता है, हे फीवर भी करते हैं। तो वो तो पार्थेनियम बहुत कम ही एरिया में 200 हो जाएगा, लेकिन एक ठीक ठाक बरगद का पेड़ होने के लिए तो बड़ा सा एरिया चाहिए। तो मैं बता रहा था कि सपोज इन एन एरिया 200 पार्थेनियम ग्रासेज बट ए सिंगल बनियन ट्री कैन कवर मोर सरफेस एरिया। इन दिस केस पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पार्थेनियम 200 है, ज्यादा है। ट्री कितना है, 1। In this case, population density of Parthenium is more with respect to tree. But we cannot underestimate the enormous role of banyan tree in a biotic community. So in this case, percentage canopy cover per unit area या biomass per unit area is good measurement of population size. Canopy cover per unit area या biomass per unit area जो है ये good measurement है population size का। मेरी बातों को सुनिएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी को ज्यादा अच्छा, पॉपुलेशन साइज को ज्यादा अच्छा पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन पार्थेनियम में तो 200 पार्थेनियम हो गया छोटे से एरिया में। बरगद का एक पेड़ बहुत ज्यादा एरिया को कवर करता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी तो पार्थेनियम का ज्यादा है, ट्री का कम है। ट्री तो एक ही है, लेकिन कौन ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, ट्री। कौन ज्यादा रेस्पिरेशन करेगा, ट्री। कौन ज्यादा ट्रांसपिरेशन करेगा, ट्री। तो ट्री के इनॉर्मस रोल को मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूं। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कैनोपी कवर पर यूनिट एरिया या बायोमास पर यूनिट एरिया किसका वेट ज्यादा होगा, ट्री का। कि कौन ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करेगा, ट्री। तो ट्री का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है पार्थेनियम से, क्योंकि इन दिस केस पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन बताएगा, कैनोपी कवर पर यूनिट एरिया या बायोमास पर यूनिट एरिया इज गुड मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज को बताएगा। तो हमने बताया कि ट्री के केस में क्या लगाना है, परसेंटेज कैनोपी कवर पर यूनिट एरिया या बायोमास पर यूनिट एरिया। दूसरी बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज गुड मेजरमेंट टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन साइज ऑफ फिश इन ए वाटर बॉडी। रिलेटिव डेंसिटी एक गुड मेजरमेंट होता है जो फाइंड आउट करता है पॉपुलेशन साइज ऑफ फिश इन ए वाटर बॉडी। Total number of fish in a water body is calculated by counting of fish per trap by net. Counting of fish per trap by net.
सपोज कर लीजिए एक वाटर बॉडी है, मुझे पता करना है इसमें टोटल मछलियां कितनी है, तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी निकालना है। मैं क्या करूंगा, इसके 1/4 में जाल दूंगा, सारे मछलियों को निकालूंगा, उसका हेड काउंट करूंगा। हेड काउंट करने का मतलब है 1 2 3 4 करके गिनना। तो गिनूंगा, जितनी मछलियां होंगी ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1/4 में जाल दिया। अगर वाटर बॉडी और बड़ा होता तो मैं उसके 1/10 में जाल देता, सारी मछलियों को निकालता, हेड काउंट करता और उसको 10 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि 1/10 में जाल दिया इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करता। यानी हम लोग कहते हैं कि काउंटिंग करते फिश का पर ट्रैप बाय नेट। ये क्वेश्चन सीबीएसई मेडिकल, जिसका नाम आज नीट है ना, ये 98 में उसका नाम हुआ करता था। सीबीएसई मेडिकल 98 का पूछा हुआ मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। वो ये है कि एक स्कॉलर ने एक वाटर बॉडी में नेट दिया और उस नेट में फंसा 80 फिशेज। कितनी मछलियां फंसी? 80। वाटर बॉडी में नेट दिया, 80 फिश फंसा, सबको मार्क करके वाटर बॉडी में वापस छोड़ दिया। सब में कुछ निशान लगा दिया, मार्क कर दिया और वाटर बॉडी में छोड़ दिया। उस स्कॉलर ने दोबारा से जाल दिया, इस बार जाल में फंसी 100 फिश, जिसमें से 40 ये मार्क की हुई बेवकूफ मछली दोबारा से जाल में फंस गई। तो आपको बताना है उस वाटर बॉडी में टोटल फिश कितना है। क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए कि एक स्कॉलर ने वाटर बॉडी में नेट दिया, जाल में फंसी 80 फिश, सबको मार्क कर दिया, निशान लगा करके फिर से वाटर बॉडी में छोड़ दिया। उसने दोबारा जाल दिया, इस बार जाल में फंसी 100 फिश, जिसमें से 40 मार्क की हुई फिश दोबारा आ गई। 40 फिश मार्क किया हुआ दोबारा वापस आ गया। तो आपको बताना है कि टोटल फिश वाटर बॉडी में कितना है। इसमें ना रिलेटिव डेंसिटी लगाएंगे तो तुरंत आंसर दे देंगे, दिमाग लगाएंगे तो फिर आंसर आपका गलत होगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? हमने कितने फिश को कलर किया था? 80 को। 40 कलर कितने में आया? 100 में। तो 80 कलर कितने में आएगा? 200 में। यानी टोटल फिश कितना था उस वाटर बॉडी में? 200। 80 कितने में आएगा कलर? 200 में। तो टोटल फिश 200, यानी रिलेटिव डेंसिटी बताते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इन वाटर बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इन वाटर बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय measuring biomass of phytoplankton in cubic centimeter of water. Measuring biomass of phytoplankton in cubic centimeter of water. क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक फीट के वाटर के सारे फाइटोप्लैंक्टन को वेट कर लेंगे, टोटल वाटर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बताएगा। फिर हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया इन पेट्री डिश और कल्चर मीडियम इज कैलकुलेटेड बाय। Population density of bacteria in petri dish or culture medium is calculated by counting of bacterial cell by counting its generation. Counting of bacterial cell by counting its generation. बैक्टीरिया के सेल को गिनते, जनरेशन को गिन करके सेल को गिना जाता है, वही बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बताता है। जैसे आप ये सोचिए, ई कोलाई की बात करते हैं। ई कोलाई 20 मिनट में डिवीजन करता है, नहीं 20 मिनट लाइफ स्पान होता है, उसमें डिवाइड कर जाता है। मैं एक ई कोलाई बैक्टीरिया को पेट्री डिश में रखा हूं, 2 घंटे के बाद कितना हो जाएगा? एक ई कोलाई बैक्टीरिया है जो 20 मिनट में डिवाइड करता है, 2 घंटे के बाद कितना हो जाएगा? एक तो अपने पास सिंपल सा काम है कि एक बैक्टीरिया है, 20 मिनट में कितना हो जाएगा? 2। 40 मिनट में कितना? 4। 60 मिनट में 8। 80 मिनट में 16। 100 मिनट में 32। 120 मिनट में 64। क्या होगा?
2 घंटे का मतलब 120 मिनट ना, तो 64, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, या नहीं तो जनरेशन को गिन करके आप ये देखें, जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन इक्वल टू क्या होता है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय जनरेशन टाइम। तो 2 घंटे में कितना टाइम हुआ टोटल, 120 मिनट। जनरेशन टाइम कितना है, 20 मिनट। तो कितना जनरेशन हुआ, 6 जनरेशन। कितना जनरेशन हुआ, 6। तो हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 6, यानी कितना हो जाएगा 64। यही आंसर होगा। तो बैक्टीरियल सेल को गिन करके बताते हैं। फिर एक क्वेश्चन, अगला लाइन लिखा हुआ है कि इन आवर कंट्री, अपने कंट्री में, इंडिया में, इन आवर कंट्री टाइगर सेंसस ऑफ नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व इज बेस्ड ऑन काउंटिंग ऑफ पग मार्क एंड फीकल पैलेट। अपने इंडिया में जो टाइगर का सेंसस है वो किसके ऊपर बेस्ड है, काउंटिंग ऑफ पग मार्क पे और फीकल पैलेट पे। पग मार्क को काउंट करते हैं और फीकल पैलेट को काउंट करते हैं। देखिए, सपोज करते हैं एक फॉरेस्ट के एक एरिया में, फॉरेस्ट के एक एरिया में 1 किलोमीटर एरिया में 12 डिफरेंट पग मार्क मिला। कितने एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 12 डिफरेंट टाइप के पग मार्क मिले। अगर ये फॉरेस्ट 1000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का होता तो टाइगर का पॉपुलेशन कितना होता। क्वेश्चन ये है कि एक नेशनल पार्क के 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 12 डिफरेंट टाइप के पग मार्क मिले हैं। अगर ये फॉरेस्ट 1000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का होता तो कितना टाइगर होता। तो सबसे पहला तो 12 पग मार्क है, तो एक टाइगर में 4 पेड़ होंगे तो 4 पग मार्क होगा, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना टाइगर हुआ, 3 टाइगर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो 1000 में कितना हो जाएगा, 3000। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में फीकल पैलेट होता, पग मार्क के जगह पे फीकल पैलेट होता तो 12,000 हो जाता, क्योंकि जितने भी टाइगर होते हैं ना, सबका फीकल मटेरियल का डायमीटर और उसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक रिंग अलग होता है। लेकिन जितने भी टाइगर होते हैं उसके सबके पग मार्क अलग अलग होते हैं। आप खुद देखें ना, हमारे हाथों में लाइनिंग है तो दोनों हाथों का अलग अलग है। तो टाइगर में भी 4 पैर हैं तो चारों के लाइनिंग अलग अलग होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पग मार्क में 4 से डिवाइड करना होता है। आप एक बार गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, मैंने क्या क्या बोला। पॉपुलेशन साइज को पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये बात या तो मीनिंगलेस हो जाता है या तो डिफिकल्ट से मेजर होता है। जैसे कि हमने बताया था कि ट्री के केस में कैनोपी कवर पर यूनिट एरिया और बायोमास पर यूनिट एरिया गुड मेजरमेंट है पॉपुलेशन डेंसिटी का। फिश के केस में रिलेटिव डेंसिटी इज गुड मेजरमेंट टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन साइज ऑफ फिश इन ए वाटर बॉडी। फाइटोप्लैंक्टन में बायोमास पर यूनिट एरिया में, क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर में जो बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन है वो बताएगा पॉपुलेशन डेंसिटी को। और हम लोग कहते हैं टाइगर में पग मार्क और फीकल पैलेट बताएगा पॉपुलेशन डेंसिटी को। और आपके एनसीईआरटी बुक ने पूछा है कि अगर ट्री में बायोमास पर यूनिट एरिया या कैनोपी कवर पर यूनिट एरिया, फिश में रिलेटिव डेंसिटी पॉपुलेशन साइज को बताता है, टाइगर में फीकल पैलेट बताता है, फाइटोप्लैंक्टन में बायोमास बताता है, तो बैक्टीरिया में क्या चीज पॉपुलेशन को बताएगा। आप बता दीजिएगा कि बैक्टीरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कौन बताएगा, काउंटिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल बाय काउंटिंग इट जनरेशन से बताएंगे। तो ये सब था पॉपुलेशन डेंसिटी। हम लोगों को सेकंड जानना है, वो है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, नंबर ऑफ फीमेल, टोटल नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, उसी को सेक्स रेशियो कहते हैं। ह्यूमन सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, ह्यूमन का सेक्स रेशियो इंडिया का कितना है, तो हम लोग कहते हैं 940 पर 1000।
940 फीमेल है और 1000 मेल। लेकिन ये कब का है? फर्स्ट 2011 का। अब ये घट करके बहुत कम हो गया है, 904 हो गया है। अब तो लगता है और भी 900 से कम ही हो गया होगा। तो ह्यूमन सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया जो 1 मार्च 2011 को था, ये 940 पर 1000 मेल। लोग कहते हैं कि मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहाँ का है? मैक्सिमम सेक्स रेशियो केरला का है। कितने फीमेल है केरला में? 1084 फीमेल है 1000 मेल पर। और मिनिमम सेक्स रेशियो कहाँ का है? हरियाणा का, 861 फीमेल है और 1000 मेल है, ये हरियाणा का। हालांकि एक दमन यूटी में आता है, आप लोग नाम सुने भी होंगे, वहां पे 816 फीमेल है 1000 मेल पे। तो सबसे कम तो यही है, लेकिन ये तो यूटी में आता है दमन, इसलिए हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं। मिनिमम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो हरियाणा का, मैक्सिमम करते हैं तो केरला का, ये अपने इंडिया का। इसीलिए सरकार ने एक योजना चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो हरियाणा से ही, क्योंकि वहां सेक्स रेशियो बहुत ही कम है। इस योजना से बहुत सारे फायदे हुए। हरियाणा में फीमेल का पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ा, और खास करके 2 डिस्ट्रिक्ट में तो और भी ज्यादा, भिवानी और जिंद डिस्ट्रिक्ट में फीमेल का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद से। लेकिन हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट है, इस योजना के 5 साल से ज्यादा हो गए हैं और फीमेल का पॉपुलेशन और काफी तेजी से डिक्लाइन होते जा रहा है। वो हरियाणा का रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी अनसक्सेसफुल रहा और फीमेल का पॉपुलेशन अभी भी कम होते जा रहा है। थर्ड है, उसी को हम लोग कहते हैं नेटालिटी। इसी को बर्थ बोलते हैं और इसको बी से डिनोट करते हैं। नेटेलिटी है, उसी को बर्थ बोलते हैं और बी से डिनोट करते हैं। नेटेलिटी क्या है? तो कहते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस ड्यू टू बर्थ ऑफ चाइल्ड, हैचिंग ऑफ एग एंड सीड जर्मिनेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस ड्यू टू बर्थ ऑफ चाइल्ड, हैचिंग ऑफ एग एंड सीड जर्मिनेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहा है, किस चीज से? बर्थ ऑफ चाइल्ड से, हैचिंग ऑफ एग से और सीड जर्मिनेशन से। तो सबको नेटेलिटी या बर्थ बोलते हैं। फिर हम लोग कहते हैं when natality expressed in terms of time called natality rate. When natality expressed in terms of time called natality rate. अगर नेटेलिटी को टाइम के रेफरेंस में लिखते हैं, नेटेलिटी को टाइम के रेफरेंस में लिखते हैं तो उसको नेटेलिटी रेट बोलते हैं। सपोज इन ए वाटर बॉडी देयर वर 20 लोटस प्लांट इन लास्ट ईयर। कितना? 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर में। 8 न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस एंड नाउ इट बिकम 28। 8 नया रिप्रोड्यूस हुआ इस साल में और अब कितना हो गया? 28। इन दिस केस वी कैलकुलेट नेटेलिटी रेट एज, कितने से इंक्रीज हुआ है? 8 से। इनिशियल कितना था? 20, तो 8/20 ये क्या हो जाएगा? 0.4 इंडिविजुअल पर लोटस पर ईयर। नेटेलिटी रेट ये अच्छा ना, नेटेलिटी रेट से अच्छा हम लोग इसको कहते हैं नेटेलिटी रेट पर कैपिटा, बर्थ रेट पर कैपिटा। आपको आगे पता चलेगा, इसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। अभी हमने बस ऐसे बताया। नेटेलिटी क्या है? बर्थ क्या है? तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस ड्यू टू बर्थ ऑफ चाइल्ड, हैचिंग ऑफ एग एंड सीड जर्मिनेशन। व्हेन नेटेलिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉल्ड नेटेलिटी रेट। Suppose in a water body there were 20 lotus plant in last year, 8 new plant reproduced, now it becomes 28. In this case we calculate natality rate as 8/20 equal to 0.4 individual per lotus per year. ये natality rate नहीं है, actually natality rate per capita कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। ये सब चीजें। एक ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको क्या लगता है अपने इंडिया में 1 मिनट में कितने बच्चे बर्थ लेते होंगे? अपने इंडिया में 1 मिनट में 51 बच्चे बर्थ लेते हैं पर मिनट में, जिसमें से ज्यादातर एबॉर्शन होते हैं, कुछ स्टिल बर्थ होते हैं, मरे हुए बच्चे बर्थ ले लेते हैं, कुछ बच्चे बर्थ के बाद मर जाते हैं। और फिर भी 1 मिनट में जो हेल्दी बच्चे, जिंदा बच्चे बचते हैं,
वो 32 से 36 बच्चे जिंदा बचते हैं। और एक दिन में जो जिंदा बच्चे इंडिया में बचते हैं वो एक दिन में 45,000 से 47,000 बच्चे जिंदा बचते हैं पर डे। घबराने की बात नहीं, लोग मरते भी बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन जो इतने बच्चे जिंदा बचते हैं 45 से 47,000 बचते हैं एक दिन में जिंदा बचते हैं। एक क्वेश्चन नॉन ऑफिशियल क्वेश्चन है, सिलेबस का नहीं है, आपसे पूछना चाहूंगा, किस महीने में बच्चे सबसे कम बर्थ लेते होंगे? किस महीने में बच्चे सबसे कम बर्थ लेते होंगे? कुछ बताएंगे आप? होगा फरवरी। 28 या 29 डे होते हैं ना, दिन कम होते हैं इसलिए बच्चे कम बर्थ लेते हैं। ये सब नेटेलिटी था। हम लोगों को अगला जानना है 4th नंबर में, वो है मोर्टेलिटी। उसी को हम लोग डेथ बोलते हैं और इसको डी से डिनोट करते हैं। मोर्टेलिटी है, उसी को डेथ बोलते हैं और डी से डिनोट करते हैं। ये क्या है? मोर्टेलिटी क्या है? तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस ड्यू टू डेथ ऑफ एनिमल एंड सेनेसेंस इन प्लांट। नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस ड्यू टू डेथ ऑफ एनिमल एंड सेनेसेंस इन प्लांट। डेथ से और सेनेसेंस से जो डिक्रीज होते हैं तो उसी को हम लोग मोर्टेलिटी कहते हैं। व्हेन मोर्टेलिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉल्ड मोर्टेलिटी रेट। अगर मोर्टेलिटी को टाइम के रेफरेंस में लिखते हैं तो उसको मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। सपोज इन ए लेबोरेटरी 4 fruit fly die in population of 40 in a week। 4 fruit fly 40 के पॉपुलेशन में एक वीक में मर जाती है। इन दिस केस वी कैलकुलेट मोर्टेलिटी रेट एज कितनी? 4 मरती है कितने में? 40 में। तो क्या हुआ? 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। 4 फ्रूट फ्लाई 40 के पॉपुलेशन में मरती थी तो क्या हो गया? 4/40 इक्वल टू 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो ये ना एक्चुअली मोर्टेलिटी रेट नहीं है, मोर्टेलिटी रेट पर कैपिटा है। इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, आपको आगे पता चलेगा। तो ये नेटेलिटी और मोर्टेलिटी रेट नहीं, नेटेलिटी रेट पर कैपिटा और मोर्टेलिटी रेट पर कैपिटा है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। एक वाइटल इंडेक्स होता है, एक जमाने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइटल इंडेक्स। ये क्या होता है? हम लोग कहते हैं नेटेलिटी बाय मोर्टेलिटी इनटू 100%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाइटल इंडेक्स, याद रखिएगा। वाइटल इंडेक्स क्या है? नेटेलिटी बाय मोर्टेलिटी इनटू 100%, इसी को वाइटल इंडेक्स बोलते हैं। तो हम लोग 4th नंबर तक आए हैं, 5th नंबर सब लिखते हैं। माइग्रेशन है या इसी को डिस्पर्सल बोलते हैं। माइग्रेशन और डिस्पर्सल, और इसमें ए नंबर में है इमिग्रेशन। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इमिग्रेशन क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस ड्यू टू परमानेंट इनकमिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अदर पॉपुलेशन। किसी और पॉपुलेशन से परमानेंट इनकमिंग हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं इमिग्रेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस ड्यू टू परमानेंट इनकमिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अदर पॉपुलेशन, तो उसी को इमिग्रेशन बोलते हैं। और एक होता है ई माइग्रेशन, इसको डिनोट करते हैं ई से।
ये क्या है, ई माइग्रेशन क्या है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस ड्यू टू परमानेंट आउटगोइंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम ओरिजिनल पॉपुलेशन। परमानेंट आउटगोइंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम ओरिजिनल पॉपुलेशन से जो डिक्रीज हुआ उसी को ई माइग्रेशन। जैसे हम लोग सोनिया गांधी की बात करते हैं, तो सोनिया गांधी का इटली से क्या हुआ, इमिग्रेशन, और इंडिया में क्या हुआ, इमिग्रेशन। जैसे हम लोग सानिया मिर्जा की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में इमिग्रेशन हुआ, इंडिया से इमाइग्रेशन हुआ। जैसे हम लोग अदनान सामी की बात करते हैं, पाकिस्तान से इमाइग्रेशन और इंडिया में इमिग्रेशन हुआ। इनकमिंग को इमिग्रेशन, आउटगोइंग को इमाइग्रेशन कहते हैं। एक पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन क्या है, ऐसे लिख रहे हैं, NT इक्वल टू N नॉट प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन है NT इक्वल टू N नॉट प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन से बढ़ेगा और डेथ प्लस इमाइग्रेशन से कम होगा। ये N नॉट क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन साइज है, NT क्या है, फाइनल, B क्या है, बर्थ है, D क्या है, डेथ है, I क्या है, इमिग्रेशन, E माइग्रेशन। इस दोनों से बर्थ और इमिग्रेशन से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो इसको सम कर दिया, डेथ और इमाइग्रेशन से डिक्रीज हो जाते हैं तो उसको माइनस कर दिया। तो ये है इसमें। अब यही क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2015 में कि एक बैरन लैंड है, उस पे माउस का नंबर इतना है, इतने का बर्थ हुआ, इतने का डेथ हुआ, इतने का इमिग्रेशन हुआ, इतने का इमाइग्रेशन हुआ, आफ्टर द एंड ऑफ ईयर बैरन लैंड पे चूहे का पॉपुलेशन क्या है। तो वो NT पूछ रहा था, आपको यही सब प्लस माइनस करना होता और करते तो उस क्वेश्चन का आंसर इनिशियल इतना ही था, यानी कोई चेंज नहीं हो रहा था पॉपुलेशन। 6 नंबर में है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको समझने के लिए हम लोग 3 सिंबल यूज करेंगे। एक ऐसा वाला करेंगे, एक इस तरह से 3 करेंगे। ये जो होगा ना, इसको हम लोग कहेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब है ओल्ड होंगे। ये जो है रिप्रोडक्टिव है, यानी ये क्या है, एडल्ट। और ये है प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब चाइल्ड। पोस्ट रिप्रोडक्टिव बोलने का मतलब है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खत्म हो गया। रिप्रोडक्टिव मतलब एडल्ट हैं, और ये प्री रिप्रोडक्टिव अभी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं हुए, यानी बच्चे। अब इससे ना एक ग्राफ बनेगा, तो हम लोग इस 3 सिंबल का यूज करेंगे, देखिएगा। पॉपुलेशन 3 टाइप के होते हैं। एक का नाम है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ पॉपुलेशन। एक है
इसी को बोलते हैं जीरो ग्रोथ पॉपुलेशन, और एक है डिक्लाइन एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है, और डिक्लाइन है। एक्सपेंडिंग पॉजिटिव ग्रोथ, स्टेबल जीरो ग्रोथ, और डिक्लाइन निगेटिव ग्रोथ। इसमें ना 3 डायग्राम ही बनेगा, ये देखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं पिरामिडल शेप। ये देख रहे हैं, एडल्ट कम है, ये ओल्ड कम है, एडल्ट उससे ज्यादा, चाइल्ड सबसे ज्यादा, तो इसको कहते हैं एक्सपेंडिंग। इसमें ना नीचे वाला और ये बीच वाला देखना हो, तो ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होता है। चाइल्ड जो है एडल्ट से ज्यादा है तो एक्सपेंडिंग है। लेकिन ये ना पुराने वाले एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया हुआ था, आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम बनाया हुआ इसके जगह पे वो दूसरा वाला है, वो भी बना रहा हूं, देखिएगा। ये ना गिन करके बनाया जाता है, ओल्ड को 3 रो में बनाते हैं, एडल्ट को 2 रो में बनाएंगे, और चाइल्ड को 1 रो में बनाएंगे। ये क्या बताता है, ये 0 से 15 ईयर्स वाले, ये 15 से 30 वाले हैं, ये 45 वाले हैं, ये 60 वाले, 75 वाले और 90 वाले। तो 0 से 15 साल के इतने बच्चे हैं, 15 से 30 साल वाले एडल्ट कम है, 30 से 45 वाले कम है, 45 से 60 वाले कम है, 60 से 75 वाले कम, और 75 से 9 वाले बूढ़े बहुत कम बचे हुए। नीचे वाला 2 रो देखना है, चाइल्ड ना एडल्ट से ज्यादा है तो एक्सपेंडिंग। हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक ने 20 से लाइन खींच दिया, तो 20 से लाइन खींचने का मतलब होता है एक साइड में मेल है, एक साइड में फीमेल है। लाइन खींचने का मतलब होता है बीच में अगर लाइन खींचा हुआ तो उसका मतलब होता है एक साइड में मेल और एक साइड में फीमेल। मैं मेल और फीमेल में कोई ऐसा सेपरेशन पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने खींचा, बस ऐसे बता दिया। तो ये सब ना एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, ये स्टेबल पॉपुलेशन है, इसके लिए ऐसा करवाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेल शेप्ड का कर्व। मंदिर में लगा होता है ना बेल, घंटी, बेल शेप्ड का कर्व। यहाँ देख रहे हैं कि जितने एडल्ट है ना उतने ही चाइल्ड, बेल शेप्ड का, जितना एडल्ट है उतना ही चाइल्ड।
ये तो पुराने वाले एनसीईआरटी में था, आपके एनसीईआरटी बुक में इसके लिए दूसरा डायग्राम आया, वो भी बनाता हूं। ये देख रहे हैं, जितना एडल्ट है ना उतना ही चाइल्ड है, दोनों बराबर बराबर है। इसको हम लोग कहते हैं स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसके लिए एक स्लोगन आया था जिसको इंदिरा गांधी ने बहुत ज्यादा प्रमोट की थी, वो था हम दो हमारे दो। हम दो हमारे दोनों स्टेबल पॉपुलेशन को ही एक्सप्लेन करते हैं। और ये डिक्लाइन पॉपुलेशन है। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड ऑर्न शेप। ऑर्न मतलब होता है मटका शेप का। ये तो पुराने वाले एनसीईआरटी में था, नए वाले एनसीईआरटी में इसके लिए जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा। एडल्ट से चाइल्ड कम है, एडल्ट से चाइल्ड कम है, तो इसको हम लोग डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि एक्सपेंडिंग है, स्टेबल और डिक्लाइन पॉपुलेशन। तो ये था एज डिस्ट्रीब्यूशन। सेवंथ नंबर में है बायोटिक पोटेंशियल। इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसी को इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलते हैं। बायोटिक पोटेंशियल है, इसी को हम लोग इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहते हैं। ये क्या है? तो हम लोग कहते हैं इट इज इनहेरिटेड कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज टू रिप्रोड्यूस मैक्सिमम। इनहेरिटेड कैपेसिटी है स्पीसीज का कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बर्थ दे, फूड और स्पेस की कमी नहीं हो, रिसोर्स अनलिमिटेड हो, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे बर्थ देने का एबिलिटी ही क्या है? बायोटिक पोटेंशियल। मैक्सिमम बर्थ देने का एबिलिटी ही क्या है? बायोटिक पोटेंशियल। फूड और स्पेस की कमी नहीं होती है, तभी पॉपुलेशन बायोटिक पोटेंशियल पे अचीव कर पाता है। नाइन्थ नंबर है, उसको कहते हैं, 8 नंबर है, वो है
कैरिंग कैपेसिटी, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। इट इज मैक्सिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन विच इज सपोर्टेड बाय इन्वायरमेंट, maximum size of population which is supported by environment, and near carrying capacity population start to decrease because birth rate is compensated by death rate. कैरिंग कैपेसिटी पे पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगता है क्योंकि बर्थ रेट कंपनसेट हो जाते हैं डेथ रेट। नियर कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन स्टार्ट टू डिक्रीज बिकॉज बर्थ रेट इज कंपनसेटेड बाय डेथ रेट। यानी इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस, हमने क्या बोला कि मैक्सिमम साइज है पॉपुलेशन का विच इज सपोर्टेड बाय इन्वायरमेंट, एंड नियर कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन स्टार्ट टू डिक्रीज ड्यू टू इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस क्या है? Environmental resistance. Each species have excessive reproductive ability, but population almost remains constant because birth rate is compensated by death rate. It checks the population size and it has tendency to remain population under control. Environmental resistance क्या है? तो हम लोग कहते हैं हर एक स्पीसीज के पास एक्सेसिव रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे बर्थ देने का एबिलिटी है, बट फिर भी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होते हैं क्योंकि बर्थ रेट कंपनसेट हो जाता है डेथ रेट से ड्यू टू इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। ये पॉपुलेशन साइज को चेक करता है एंड इट हैज टेंडेंसी टू रिमेन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल में यानी केयरिंग कैपेसिटी से कम बना के रखता है। आप सुनिए मेरी बात को, सपोज करते हैं जनकपुरी का जो A1 ब्लॉक है जहां हम लोगों का ऑफिस है, इस ब्लॉक में डॉग का कैरिंग कैपेसिटी 50, कितने डॉग रह सकते हैं? मैक्सिमम 50। एट प्रेजेंट सोसाइटी में 30 डॉग हैं जिसमें से 15 मान लेते हैं मेल डॉग हैं और 15 जो है ये फीमेल डॉग। 50 कैरिंग कैपेसिटी है, 30 डॉग एट प्रेजेंट है जिसमें से 15 मेल है और 15 फीमेल डॉग। इस ब्रीडिंग सीजन में जितने भी फीमेल डॉग थी सब ने मान लीजिए 3-3 बच्चे को बर्थ दिया, एक फीमेल ने 3 बच्चे को बर्थ दिया, तो 15 ने कितने को बर्थ दिया? 45। 30 पेरेंट्स हो गए तो टोटल कितने डॉग हो गए अपने सोसाइटी में? 75 डॉग हो गए। कैरिंग कैपेसिटी कितना है? 50। 50 से कितना ज्यादा हो गया? तो 25। इस 25 को तो मरना ही पड़ेगा, 25 बच्चे का डेथ होना गारंटी, क्योंकि पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से कम होता है। इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस लगेंगे और 25 बच्चे को मरना पड़ेगा। सर्वाइव कौन करेंगे? जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होंगे वही सर्वाइव करेंगे। तो 25 बच्चे से ज्यादा बच्चे यानी 50 से कम ही बच्चे उस पॉपुलेशन में डॉग का रह सकता है इस एरिया में। यानी जब 30 डॉग था तो इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस कम था, जब 40 हुआ तो ज्यादा हुआ, 50 हुआ तो और ज्यादा, अब 50 से ज्यादा पे तो इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं 50 से ज्यादा नहीं हो सकता है इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। तो पॉपुलेशन के साइज को दो चीज रेगुलेट करता है, एक बढ़ाने का काम करता है, पॉजिटिव ग्रोथ लाता है, वो कौन सा? अपना बायोटिक पोटेंशियल। और निगेटिव ग्रोथ कौन लाता है? इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। और पॉपुलेशन कहाँ रहता है? कैरिंग कैपेसिटी के आसपास रहता है। हम लोगों को 9th नंबर में लिखना है, देखना है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है या फॉर्म है या मॉडल, ये दो तरह का होगा। इसी को कहते हैं
ज्योमेट्रिक ग्रोथ या इसी को बोलता हूं ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, इसी को बोलता हूं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसी को जे शेप्ड बोलता हूं। और एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ या इसी को रियलिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। इसी को एस शेप्ड बोलते हैं। ग्राफ बना लेता हूं। पॉपुलेशन साइज है और ये टाइम का है। ये भी वही है। यहाँ एक लाइन लिख देता हूं कि dn बाय dt इक्वल टू आर एन, और यहाँ लिखता हूं dn बाय dt इक्वल टू आर एन 1 माइनस एन बाय के। इसी को ऐसे लिखता हूं कि dn बाय dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन ओवर बाय के। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ के पर कांस्टेंट कर दिया, कैरिंग कैपेसिटी पे कांस्टेंट, हमने डिमिनिशिंग बनाया क्योंकि अभी डॉग वाला केस देखे थे, कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा भी हो जाता है, फर्दर कम हो जाता है, फिर ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए हमने वो बनाया, कोई खास डिफरेंस नहीं है। अभी देखते हैं, हम लोग ना एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिक ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को पढ़ते हैं। ये क्या है, तो हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन इंक्रीजेज वेरी रैपिडली और एक्सपोनेंशियली एंड ऑन अटेंडिंग पीक पॉपुलेशन विल गेट क्रैश। पीक पे पहुंचने के साथ पॉपुलेशन क्रैश हो जाता है। इट अकर्स इन ऑर्गेनिज्म व्हेन अनलिमिटेड रिसोर्स इज अवेलेबल। ये ऑर्गेनिज्म में तब होता है जब अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल होते हैं। एंड पॉपुलेशन विल क्रैश ड्यू टू लिमिटेशन इन रिसोर्स। पॉपुलेशन क्रैश क्यों होता है? लिमिटेशन इन रिसोर्स की वजह से। इट इज वेरी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इन दिस केस change in population with respect to time is denoted by dn by dt equal to b minus dn, और इसी b minus d को क्या लिखा? rn। तो चेंज इन पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये हुआ। मैंने क्या बोला कि पॉपुलेशन इंक्रीजेज वेरी रैपिडली और एक्सपोनेंशियली एंड ऑन अटेंडिंग पीक पॉपुलेशन विल गेट क्रैश। आपने दिवाली का क्रैकर अनार तो जलाया होगा। जब हम लोग अनार को जलाते हैं, वो क्रैकर को, वो काफी तेजी से ऊपर बढ़ता है, जिस समय मैक्सिमम हाइट को गेन करता है, पीक पे पहुंचता है, तभी वो बुझ जाता है, तो वो एक्सपोनेंशियल कर देता है। ये ऑर्गेनिज्म में तब होता है जब अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, फूड और स्पेस की कोई कमी नहीं होती है, तभी ये होता है। और पॉपुलेशन क्रैश क्यों हो जाता है? लिमिटेशन इन रिसोर्स की वजह से पॉपुलेशन क्रैश होता है।
ये काफी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है और इसमें चेंज इन पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को डिनोट करते हैं dn/dt इक्वल टू b माइनस डी एन एन dn/dt इक्वल टू r। ये b क्या है? ये स्मॉल b है, बर्थ रेट पर कैपिटा है। जैसे हमने लोटस वाला निकाला था ना, वो बर्थ रेट पर कैपिटा था, नॉट टोटल बर्थ। d इज डेथ रेट पर कैपिटा, नॉट टोटल डेथ। डेथ रेट पर कैपिटा है, टोटल डेथ नहीं है। n क्या है? पॉपुलेशन साइज है। और r क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज या बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि r का वैल्यू क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि r वैल्यू जो नॉर्वे रेट के लिए है 0.015। R वैल्यू फॉर नॉर्वे रेट क्या है? 0.015 एंड फॉर फ्लोर बीटल इज 0.12। आटे वाले बीटल के लिए इन 1981 द R वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 1981 में R वैल्यू ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए कितना था? 0.0205। 81 में R वैल्यू ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए इंडिया में। In 2001, the R value for human population in India was 0.0176. 0.0176। देखिए, R का वैल्यू नॉर्वे के चूहा के लिए, रेट के लिए ये है, आटे वाले बीटल के लिए ये है। और 1981 में ह्यूमन के पॉपुलेशन के लिए ये है। और आपके एनसीईआरटी बुक ने लिखा है कि आगे का पता करके बताना, तो मैंने 2001 का बताया है कि R वैल्यू कितना है? 0.0176। और अगला जो निकलेगा ना, ये 20 साल पे निकलते, तो अगला 2021 में निकलेगा R वैल्यू। फिर हम लोग कहते हैं इट इज एक्सप्रेस्ड बाय मैथमेटिकल इक्वेशन। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एक मैथमेटिकल इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं, यानी इसी का समझिए एक इंट्रिंसिक फॉर्म में लिख रहा हूं इसका। वो क्या होगा? nt इक्वल टू एन नॉट ERT। nt इक्वल टू एन नॉट ERT। एन नॉट क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन साइज है। nt क्या है? फाइनल पॉपुलेशन साइज। e एक्सपोनेंशियल है, इसी को बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। e का वैल्यू होता है 2.71828। और r जो है बायोटिक पोटेंशियल आपको पता ही है। और t क्या है? टाइम है। यानी इसी का इंटीग्रल फॉर्म ये, इसी को हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल देते हैं, एल्गल ब्लूम इन वाटर बॉडी। सपोज कीजिए किसी वाटर बॉडी में सीवेज को डंप किया गया, तो एल्गी का पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ गया। सीवेज के डंप करने से एल्गी का पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ गया, लोगों ने सीवेज डालना बंद कर दिया, एल्गी का पॉपुलेशन तुरंत खत्म हो गया। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। Number of insect increases very rapidly during rainy season and all insect die just with the end of rainy season। रेनी सीजन में देखा होगा आपने, इंसेक्ट का पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ जाता है और जैसे ही रेनी सीजन खत्म होते हैं सारे इंसेक्ट का डेथ हो जाता है। तो ये भी एक्सपोनेंशियल कर्व देता है। और फिर हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज वेरी रैपिडली ऑन सबस्ट्रेट एंड ऑल बैक्टीरिया डाई जस्ट विद द एंड ऑफ सबस्ट्रेट। सारे बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है सबस्ट्रेट के डेथ होने के साथ। इस सब को हम लोग कहते हैं कि ये सब क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा तो उसमें भी लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है? पॉपुलेशन इंक्रीज होता है काफी रैपिडली। ये ऑर्गेनिज्म में तब होता है जब अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल होता है। और एनसीईआरटी ने लिखा है, एक्चुअली वो माल्थस का थ्योरी है, पॉपुलेशन थ्योरी, कि फूड प्रोडक्टिविटी अर्थमेटिकली इंक्रीज होता है और पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा फूड होगा पॉपुलेशन उतना ज्यादा सपोर्ट होगा, जितना ज्यादा फूड होगा पॉपुलेशन उतना ज्यादा सपोर्टेड होगा। ये माल्थस का पॉपुलेशन थ्योरी है। लेकिन आपके बुक में लिखा हुआ है कि डार्विन ने ऐसा बताया था कि अगर अनलिमिटेड रिसोर्स सप्लाई कर दिया जाए तो एलिफेंट जैसे स्लो ग्रोथ एनिमल का भी पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ जाएगा। अगर अनलिमिटेड फूड और स्पेस हो
तो एलिफेंट जैसे स्लो ग्रोथ एनिमल का भी पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ जाएगा। एलिफेंट स्लो ग्रोथ क्यों है? क्योंकि एलिफेंट का जो बच्चा होता है वो 7 ईयर में एडल्ट होता है। 20 मंथ का गस्ट्रेशन पीरियड है, यूटेरस में बच्चे 20 मंथ में डेवलप होते हैं। लगभग में 9 इयर्स के बाद उस एलिफेंट के परिवार में एक खुशहाली आएगी, एक बच्चा होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं एलिफेंट काफी स्लो ग्रोथ पॉपुलेशन। लेकिन अनलिमिटेड रिसोर्स अगर हो, फूड और स्पेस हो, तो एलिफेंट का पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ जाता है। तो ये क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्स पे बढ़ा है, तो इसी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। और इसमें हमने बोला कि इसको मैथमेटिकली 2 फॉर्मूले से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, चेंज इन पॉपुलेशन को इस तरह से, और ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। आप जब एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा तो उसमें एक स्टोरी लिखा हुआ है कि एक किंग और मिनिस्टर ने चेस खेलना शुरू किया। मिनिस्टर ने एक कंडीशन रख दिया कि अगर वो गेम जीत जाएगा तो उसको कुछ अमाउंट में ग्रेन चाहिए, लेकिन वो ग्रेन लेगा किसमें? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। यानी फर्स्ट स्क्वायर में 1 ग्रेन लेगा तो दूसरे में 2 लेगा, तीसरे में 4 लेगा, चौथे में 8 लेगा, इस तरह से। किंग ने बातों को बड़ा लाइटली ले लिया, गेम खेलना शुरू किया, गेम हार गया। कमिटमेंट का पक्का ही था, उसने पहले स्क्वायर में 1 ग्रेन रखा, दूसरे में 2 ग्रेन रखा, तीसरे में 4 ग्रेन रखा, चौथे में 8 ग्रेन रखा, और 10वें में 1024 ग्रेन रखा। इस तरह से डबल करते गया, और 64 टाइम डबल नहीं कर पाया, उसके गोडाउन वोडाउन सब खाली हो गए। यानी कहने का मतलब यह है ज्योमेट्रिक ग्रोथ काफी ज्यादा होता है। आपके एनसीईआरटी बुक ने लिखा है कि किसी न्यूली फॉर्म पॉन्ड में एक पारामेशियम को दे दीजिए। आपको पता है पारामेशियम ना 24 घंटे में एक डिवीजन करता है, 24 आवर में एक डिवीजन करता है, बाइनरी फिजन करता है। बोला गया 64 डेज के बाद वहां से गुजरना, कितना पारामेशियम उस पॉन्ड में हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे 2 टू द पावर 64 के लगभग में हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। हम लोग ये देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ है, इसी को रियलिस्टिक ग्रोथ कहते हैं, एस शेप का है। ये ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लॉजिस्टिक और रियलिस्टिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस होते हैं। तो हम लोग कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ में कि इनिशियली पॉपुलेशन इंक्रीजेस स्लोली, देन वेरी रैपिडली और एक्सपोनेंशियली, एंड फॉलोड बाय पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बिकम कांस्टेंट नियर कैरिंग कैपेसिटी। फॉलोड बाय पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बिकम कांस्टेंट। एनसीईआरटी लिखता है पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बिकम कांस्टेंट एट कैरिंग कैपेसिटी, हमने लिखा नियर कैरिंग कैपेसिटी, डिमिनिशिंग की बात हमने किया। इनिशियली स्लोली ग्रोथ होता है, बाद में काफी तेजी से, और फॉलोड बाय पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाते हैं नियर कैरिंग कैपेसिटी पे। इट इज मोर रियलिस्टिक, ये ज्यादा रियलिस्टिक है, बिकॉज यूजुअली अनलिमिटेड रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल टू एनी ऑर्गेनिज्म। ये ज्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि जनरली अनलिमिटेड रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल नहीं हो पाते। और इस केस में change in population with respect to time is denoted by dn by dt equal to d minus d and 1 minus n by k। तो b minus d को r लिख दिया, n 1 minus n by k, इसको सॉल्व किया तो r n k minus n over by k, where k is carrying capacity, और ये जो दिख रहा है 1 minus n by k या k minus n over by k इज इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। ये क्या है? इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। और इसका एग्जांपल होता है पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ एनिमल। ज्यादातर एनिमल का यही पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, पहले स्लोली, बाद में तेजी से, फिर कैरिंग कैपेसिटी पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा गया लगातार, नीट 16 में भी, नीट 17 और नीट 18, नीट 17 और नीट 18 में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में चेंज इन पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 कब होगा? चेंज इन पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 कब होगा? आंसर था जब n इक्वल टू k हो जाएगा, n बाई k इक्वल टू 1 हो जाएगा, n बाई k इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये नीट 17 का पूछा हुआ क्वेश्चन। n बाई k इक्वल टू 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, चेंज इन पॉपुलेशन 0 हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया नीट 18 में,
कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में पॉपुलेशन एसिम्प्टोम फेज में कब चला जाएगा। एसिम्प्टोम मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। तो एसिम्प्टोम में कब चला जाएगा, जब पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा तो पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी एन के बराबर हो जाएगा, पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी पे चला जाएगा। तो ये था इसमें। एक छोटा सा है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, आखिरी है, उसको देख लेते हैं फिर ये खत्म हो जाएगा। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या है, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ 4 बात। कुछ ऑर्गेनिज्म को लाइफ में एक ही बार रिप्रोडक्शन करने का मौका मिला, काफी सारे बच्चे को रिप्रोड्यूस कर दिया। कुछ को लाइफ में बार बार रिप्रोडक्शन करने का मौका मिला, कम कम नंबर में बच्चे को बर्थ देते गया। कुछ ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे साइज के बहुत सारे बच्चे को बर्थ दे दिया, तो कुछ ऑर्गेनिज्म बड़े बड़े साइज के कम नंबर में बच्चे को बर्थ दिया। तो हम लोग इसमें सबसे फर्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ओनली वन टाइम इन देयर लाइफ। लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है। जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है। पैसिफिक सैल्मन फिश है, बैम्बो है, किंग क्रैब है, स्कॉर्पियन है और मोनोकार्पिक प्लांट। ये सब वो है जो लाइफ में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश की बात करते हैं, मैटिंग करने के बाद मेल का डेथ हो जाता है, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे बच्चे बड़े होते जाते हैं, फीमेल का भी डेथ हो जाता है। बैम्बो 40 साल के बाद फ्लावर फ्रूट सीड बनाता है और हम लोग कहते हैं कि उस पूरे प्लांट का डेथ हो जाता है, एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है। पेरिनियल बट मोनोकार्पिक। किंग क्रैब और स्कॉर्पियन की बात क्या बताऊं, मैं तो खुद इमोशनल हो जाता हूं सोच करके। इसके बच्चे बर्थ नहीं लेते, ये मदर के बॉडी को, यूटेरस को, बॉडी को खा पी करके बाहर निकल जाते हैं। किंग क्रैब और स्कॉर्पियन के बच्चे मदर के यूटेरस और बॉडी को खा पी करके बाहर निकल जाते हैं, तो फीमेल तो बची नहीं, तो अगली बार बर्थ कहाँ से देगी। और मोनोकार्पिक प्लांट का तो डिफिनेशन ही होता है एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ओनली वन टाइम इन देयर लाइफ, उसका एग्जांपल क्या बोला, पैसिफिक सैल्मन फिश, बैम्बो, किंग क्रैब, स्कॉर्पियन और मोनोकार्पिक प्लांट। दूसरा है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मेनी टाइम इन देयर लाइफ, लाइफ में बहुत बार रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे बर्ड्स और मैमल, बर्ड और मैमल जो है लाइफ में बहुत बार रिप्रोडक्शन करते हैं। और पॉलीकार्पिक प्लांट, डिफिनेशन ही होता है कि प्लांट गिव फ्लावर एंड फ्रूट एवरी ईयर, तो हम लोग कहते हैं मेनी टाइम दिया तो वो। थर्ड हम लोग देखते हैं, प्लांट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, इसी को हम लोग कहते हैं आर सिलेक्शन। आर सिलेक्शन, लार्ज नंबर में स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग को, जिसका एग्जांपल होता है पैलेजिक फिश, ओयस्टर्स। पैलेजिक फिश और ओयस्टर्स क्या होते हैं, लार्ज नंबर में लेकिन काफी छोटे छोटे साइज के। ओयस्टर्स तो जानते होंगे, सिप लगता है रेत का टुकड़ा है, उसके बच्चे जो होते हैं रेत के टुकड़े जैसे होते हैं, धीरे धीरे वो सीप में डेवलप कर जाते हैं, जिसके अंदर कभी कभी पर्ल भी मिलता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये आर सिलेक्शन इसी को कहते हैं। आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन, उसके 2 टाइप होते हैं, आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन। आर सिलेक्शन वही होते हैं छोटे साइज के ज्यादा बच्चे, यानी साइज छोटा होना चाहिए, नंबर में ज्यादा होना चाहिए, ऐसे का अगर सिलेक्शन होता है तो उसको आर सिलेक्शन। और एक आखिरी है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेज स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, इसको हम लोग के सिलेक्शन बोलते हैं। के सिलेक्शन क्या है, नंबर में कम है साइज में बड़े, जिसका एग्जांपल क्या है, बर्ड और मैमल। नंबर में कम है साइज में बड़े हैं तो इसको के सिलेक्शन कहते हैं। देखिए याद रखने के लिए दोनों चीज, के सिलेक्शन और आर सिलेक्शन में याद रखिएगा कि के सिलेक्शन एडवांस होता है, तो बर्ड और मैमल जो होते हैं वो एडवांस है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, लार्ज नंबर के ऑर्गेनिज्म, साइज में लार्जर होगा, नंबर में कम, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, तो ये के सिलेक्शन। इसी के साथ पॉपुलेशन पूरा जो है वो कंप्लीट होता है।
हम लोग नेक्स्ट की क्लास में इकोलॉजिकल इंटरेक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट की क्लास में इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। आज यहीं तक रहने